friends, welcome on this favorite channel फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, रिसेंटली हमने इंडियन वीवर्स ये पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी देखा है एंड एप्रिसिएशन भी देखा। पोएटिक डिवाइस का भी एक स्पेशल वीडियो बनाया है। आज हम इंडियन वीवर्स के ऊपर जो टेक्स्ट बुक में ब्रेन स्ट्रॉमिंग यानी कि क्वेश्चन एंड आंसरिंग की जो एक्टिविटी दी है वो एक्टिविटी आज हम सॉल्व करने वाले। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑफ इंडियन वीवर्स। तो फ्रेंड्स, आपके टेक्स्ट बुक में आफ्टर द पोएम कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उससे ये पता चलेगा कि ये पोएम हमें कितने अच्छे से समझ में आ गई है। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस ये हमारे टेक्स्ट बुक में के फर्स्ट दिया है कि डिस्कस विथ योर पार्टनर अबाउट द फॉलोइंग वोकेशंस। फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है आपको दिखाई दे रहा है वोकेशन। बहुत बार स्टूडेंट इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं वोकेशन। फ्रेंड्स, दो वर्ड है बहुत ही सिमिलर है। एक होता है VACATION जिसे हम कहेंगे वोकेशन, जिसका मतलब होता है हॉलीडेज या ब्रेक फ्रॉम वर्क। एंड एक होता है VOCATION वोकेशन। वोकेशन का मतलब होता है काइंड ऑफ वर्क या फिर हमारा प्रोफेशन। तो हियर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वेरियस प्रोफेशंस और वोकेशंस सच एज वीविंग या फिर टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरिंग या फिर नीटिंग। तो फ्रेंड्स, जनरली जो फैकल्टीज़ है वो फैकल्टीज के हिसाब से हम हमारा एम या फिर हमें फ्यूचर में वट एवर वी वॉन्ट टू बी वो डिसाइड करते। यहाँ पर देखिए ये जो पोएम हमने देखी है इंडियन वीवर्स, इट इज़ अबाउट क्राफ्टमैन। ये जो पोएम थी इंडियन क्राफ्टमैन के बारे में थी, इसीलिए यहाँ पे जो कुछ वोकेशंस या प्रोफेशन दिए हैं वो उसी से रिलेटेड है, विविंग, निटिंग या फिर टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरिंग। फ्रेंड्स, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो चारों यहाँ पे दिए गए वोकेशंस है या फिर प्रोफेशंस है, ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। आपको तो पता है फ्रेंड्स कि फैशन डिज़ाइनिंग जो कि हाई प्रोफाइल में बहुत ही अच्छे से चलता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि आफ्टर 12th या फिर हम करियर में क्या बने। जो भी हमारा रेगुलर हमारे सामने एम्स होते हैं बस वही हम हमारे को सेट करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशंस है इन विच वी कैन मेक आवर फ्यूचर ब्राइट एंड करियर ब्राइट। तो यहाँ पे कुछ दिए गए, देखो विविंग है या फिर नीटिंग है, टेलरिंग है, एम्ब्रॉयडरिंग है। इनका क्वालिफिकेशन जो है जो 12 के बाद इनके हायर एजुकेशन के कोर्सेज भी है बहुत सारे, जैसे कि हम अलग अलग सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं। तो सिमिलरली इनमें भी उस तरीके का एजुकेशन मिलता है एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट ऑप्शन टू आ करियर। तो ये यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस है। देन पूछा है डिस्कस द वेरियस प्रोडक्ट मेड बाय वीवर्स इन द पोएम। पोएम तो हमने देखी है दोस्तों, 3 स्टैंजा है एंड जो प्रोडक्ट यानी कि जो चीज़ें उन्होंने बनाई है वो चीज़ों के बारे में पूछा है। तो भैया यहाँ पे 3 स्टैंजा में हर एक स्टैंजा में एक एक आर्टिकल ऑब्जेक्ट उन्होंने बनाया है, गारमेंट उन्होंने बनाया है, वही यहाँ पे आपको बताना है। जैसे कि फर्स्ट स्टैंजा में बनाया उन्होंने रॉब फॉर अ न्यूबॉर्न चाइल्ड, या फिर मैरिज वेल फॉर अ क्वीन एंड श्राउड फॉर दैट फ्यूरिनल श्राउड फॉर अ डेड मैन। तो ये 3 आर्टिकल्स, 3 ऑब्जेक्ट्स या गारमेंट्स, प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाए हैं। देन यहाँ पे देखिए एक टेबल दिया गया है एंड टाइम ऑफ डे, उसके बाद में वर्ड एंड फ्रेज विच इंडिकेट द टाइम ऑफ डे एंड वीवर्स वर्क, उस टाइम पे वीवर्स कौन सा काम कर रहे हैं। एक एग्जांपल भी दिया है जैसे कि अर्ली इन द मॉर्निंग दैट इज ब्रेक ऑफ डे लिखा था उन्होंने, देखिए ये फ्रेज यूज किया था। वहाँ पे वो बना रहे थे रॉब्स फॉर न्यू बॉर्न चाइल्ड। अब दिया है लेट इन द इवनिंग। लेट इन द इवनिंग के लिए यहाँ पे जो फ्रेज यूज की है दैट इज फॉल ऑफ नाइट। एंड एट फॉल ऑफ नाइट what the weavers were doing, they were weaving a marriage well for queen.
नेक्स्ट था कोल्ड नाइट, दैट इज चिल, मूनलाइट चिल कहा था। मूनलाइट चिल, वहाँ पे एक्चुअली डे टाइम कौन सा था, वो कोल्ड नाइट, शाम का, रात का समय था। एंड वहाँ पे जो व्यूवर्स का काम चल रहा था, दैट इज वो बना रहे थे एक फ्यूरिनल श्राउड फॉर अ डेड पर्सन। तो यहाँ पे बस हमें इतना ही लिखना है, बहुत सिंपल एक्टिविटी थी। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए फिर से एक टेबल दिया गया है। न्यू बॉर्न चाइल्ड का कलर था ब्लू एंड फीलिंग उसकी थी होप्स एंड एक्सपेक्टेशन। अभी ये 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ दिए गए यहाँ पे, ठीक है ना। एंड हर एक लाइफ स्टेजेस में एक कलर का यूज़ किया गया था, बहुत सिंबॉलिक कलर का यूज़ किया गया था, मीनिंगफुल कलर है वो। एंड वहाँ पे उनकी फीलिंग क्या क्या है वो बताई थी। जैसे कि न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए कलर ब्लू यूज़ किया गया था, जैसे कि हेल्शियन बर्ड का कलर है। एंड वहाँ पे उनकी जो फीलिंग थी वो थी होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस। जनरली वही होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं, किड्स जो होते हैं, उनकी फीलिंग होती है होप्स एंड एक्सपेक्टेशन। अब जब यूथ या फिर एडल्ट के लिए कौन सा कलर यहाँ पे पोएट ने यूज़ किया गया है, करेक्ट, दैट इज पर्पल एंड ग्रीन कलर का यूज़ किया गया है। अब पर्पल एंड ग्रीन कलर जो है तो वो एक फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, दैट इज रोमांस, एक्सपेक्टेशंस, एनर्जी, ये सारा यूथ में ही होता है ना। तो वो कलर यहाँ पे इंडिकेट करता है, इसलिए यहाँ पे वो दिया है। ओल्ड एज में दिया था वाइट श्राउड का जो कलर दिया गया है ना। अभी फीलिंग देखिए यहाँ पे, एक्सपेक्टेशन है, रोमांस है, एनर्जी है, ठीक है ना। एंड ओल्ड एज के लिए वाइट कलर का श्राउड यूज किया गया है। या फिर आपको तो पता है कि फीदर एंड क्लाउड का भी कलर थोड़ा सा इन्होंने सिमिली का यूज करके बताया था, वो हिंट के लिए आपको याद रखना है। एंड यहाँ पर जो फीलिंग इससे रिलेटेड है, ये सिचुएशन से रिलेटेड है, दैट इज सैडनेस और सॉरो। तो ये पॉइंट यहाँ पे हमें लिखना होता है। ऐसे क्वेश्चंस फ्रेंड्स एग्जाम में आते हैं 2 मार्क्स के लिए। तो बस आपको क्या करना है, रिलेटेड वर्ड्स यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट दिया था कंप्लीट द व्यूअर्स व्यू इन द चिल मूनलाइट। अभी एक सेंटेंस दिया है पोएम का ही, उसे हमें कंप्लीट करना है। क्या दिया था, व्यूअर्स व्यू इन द चिल मूनलाइट। चिल मतलब यहाँ पे क्या बताया, बहुत ही ठंडा, यानी कि थोड़े से वो सैड हो चुके थे, वो टाइम पे वो लिखते हैं दैट इज अ श्राउड फॉर अ डेड मैन। वो यहाँ पे एट द नाइट what they are weaving a shroud for a dead man, that is which is as white as cloud and feather for funeral ceremony। ये यहाँ पे गलत हो चुका है, फादर आ गया है, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो एक श्राउड बना रहे हैं विच इज़ यूज्ड फॉर द सेरेमनी, फ्यूरिनल सेरेमनी जिसे कहते हैं हम, अंत विधि के लिए किसी डेड मैन पर्सन के लिए यूज किया जा रहा है। उसके बाद में पिक आउट 2 वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब व्यूअर्स इन द लास्ट स्टैंजा। लास्ट स्टैंजा यहाँ पे व्यूअर्स के लिए 2 वर्ड्स ऐसे यूज किए गए हैं एंड ऑल्सो स्टेट देयर इंपॉर्टेंस। एंड ये कौन से वर्ड है एंड उनका इंपॉर्टेंस क्या है वो हमें देखना है। लास्ट वाला अगर स्टैंजा आप देखेंगे, वीवर्स वीविंग solemn and still, what do you view in moonlight chill। यानी कि ये जो लाइन है यहाँ पे व्यूअर्स के लिए कौन से 2 वर्ड्स है, दैट इज solemn and still। solemn and still का मतलब होता है tiredlessly and very what you can say, एक दूसरा मीनिंग भी होता है very sadly। तो यहाँ पे हमें बस उतना ही लिखना है। वो 2 वर्ड जो है, ये 2 वर्ड यहाँ पे लिखना है, solemn and still। also state their importance। फ्रेंड्स solemn and still का मतलब तो आपको बताया कि सैडनेस। दूसरा एक मतलब यहाँ पे होता है कि व्यूअर्स वर्क फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट टायर्डलेसली, दे वर्क कंटिन्यूसली, बिना थके वो काम करते ही है। सवेरे मतलब ब्रेक ऑफ डे से लेके तो चिल मून चिल लाइट तक, यानी कि दिन भर वो काम करते हैं। तो उनका यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंस की, उनकी एक स्पेशलिटी यहाँ पे बताई गई है, दैट इज टायर्डलेसनेस। तो वो पॉइंट यहाँ पे हमें बताना है।
नेक्स्ट दिया था एक्सप्रेस योर व्यू अबाउट द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ व्यूअर्स। फ्रेंड्स, अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है व्यूअर्स की, इट इज़ वेरी पैथेटिक इन रियल। अगर सही में देखा जाए तो ये जो व्यूअर्स थे, ट्रेडिशनल व्यूअर्स थे, दिस इज़ वन ऑफ द एंशंट आर्ट ऑफ आवर नेशन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ दीज व्यूअर्स आर वेरी पैथेटिक। बहुत ही बुरे हाल जिसे कहेंगे हम आजकल के ये व्यूअर्स के चल रहे। सबसे पहले तो दे डू नॉट हैव सच फैसिलिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट बिकॉज दे मेक देयर प्रोडक्ट वेरी स्किलफुली, बट अनफॉर्चुनेटली दे डू नॉट हैव मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट। तो उनके लिए मार्केट नहीं है, उससे उन्हें अच्छे से अर्निंग नहीं मिलती, उनका लाइवलीहुड नहीं चलता है। तो इन सभी में उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही बुरी है। यहाँ पर अगर गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले लेती है, दे शुड गिव देम सब्सिडीज, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इफ गवर्नमेंट अवेल अ वेरी गुड मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट, डेफिनेटली दे हैव द ओल्ड डेट्स, तो उन्हें वो अच्छे पुराने दिन वापस आ सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट एक्टिविटी दी थी एक्सप्रेस योर व्यू एंड ओपिनियन फ्रॉम द व्यूअर्स पॉइंट। उनके पॉइंट से हमें बताना है क्या लिखना है। फर्स्ट स्टैंजा में एक्टिविटी डन बाय व्यूअर्स दिया था, रॉब्स फॉर अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, एंड व्यूअर्स का व्यू क्या था कि द व्यूअर्स फील। अभी व्यूअर्स कैसे फील करते हैं वो बता रहे है ना। गे का एक यूज़ किया था, ब्राइट, है ना। तो वहाँ पे वो बहुत ही खुश है, वो खुशी रिलेटेड थी न्यू बॉर्न चाइल्ड से, वो कलर से, दैट इज ब्लू कलर, है ना। सो द व्यूअर्स फील वेरी हैप्पी। वो तो बहुत ही हैप्पी फील कर रहे हैं ना। क्यों फील कर रहे हैं? बिकॉज दे व्यू रॉब फॉर अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, क्योंकि वो न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए एक रॉब बना रहे, इसलिए वो बहुत खुश है। देन सेकेंड स्टैंजा में क्या है, व्यूअर्स की क्या एक्टिविटी है, तो वो एक मैरिज वेल बना रहे हैं फॉर अ क्वीन। ये एक्टिविटी चल रही थी। अभी उनका क्या व्यू था इसके बारे में, तो इनके बारे में वो है व्यूअर्स आर वेरी हैप्पी। यहाँ पे भी बहुत खुशी का ही माहौल है, ठीक है ना। क्यों? कि दे मेड अ वेल फॉर अ क्वीन ऑन हर वेडिंग। उनकी शादी के लिए वो एक ऐसा खूबसूरत वेरी ब्यूटीफुल वेल बना रहे हैं, इसलिए वो भी बहुत खुश है। लास्ट वाले स्टैंजा में वो बना रहे हैं एक फ्यूरिनल श्राउड, काम करने में वो बिजी है। अब यहाँ पे उनकी फीलिंग जो थी थोड़ी सी सैड थी, थोड़ा अनहैप्पी थे, क्योंकि सिचुएशन भी वही थी, शाम का भी समय है, यानी कि बहुत अच्छे से एसोसिएट किया है कलर कॉम्बिनेशन विथ डे टाइम एंड लाइफ स्टेज। तो यहाँ पे उनका ऐसा कहना है कि दे आर वेरी सैड, अनहैप्पी, बिकॉज they made a shroud for a person who is dead, or a funeral of a dead person, which is eternal truth। और वो भी एक सत्यता ही बताता है, विश्व की सत्यता जिसे कहेंगे हम, इटर्नल ट्रूथ कहेंगे, इसीलिए वो थोड़े से दुखी भी है, सैड भी है। नेक्स्ट बताया था पिक आउट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम। ये पोएम के राइमिंग वर्ड, हर एक स्टैंजा में दो दो राइमिंग पेयर है, फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन, थर्ड एंड फोर्थ लाइन। जैसे कि फर्स्ट लाइन में शायद देखिए वी वर्स विविंग ब्रेक ऑफ डे, डे के साथ गे आ चुका है। देन नेक्स्ट लाइन में जो है हेल्शियन वाइल्ड के साथ चाइल्ड आ चुका है ना। यानी कि फर्स्ट स्टैंजा में है डे एंड गे, सेकेंड पेयर है वाइल्ड एंड चाइल्ड। तो इस तरह की सेकेंड एंड थर्ड स्टैंजा में भी आपने लिखना है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल कंप्लीट करना था, सिमिली, इमेजरी, मेटाफोर, अलिट्रेशन, यानी कि पोएटिक डिवाइस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे तो सिर्फ 4 पोएम 4 फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताया गया है, लेकिन टोटल पोएम का हर एक लाइन में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच है
एंड उनका एक्सप्लेनेशन वो कैसे फाइंड किया उसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो देखिए। पोएम का पूरा हर एक लाइन में फिगर ऑफ स्पीच कौन से है, कैसे आइडेंटिफाई, वो डिटेल में वहाँ पे बताया। यहाँ पर लेकिन एक एक पॉइंट दिया है सिमिली। अब हर एक स्टैंजा में एक एक सिमिली का एग्जाम्पल हमें पता है। सिमिली तो बहुत इजी होता है, अगर सेंटेंस में लाइक या फिर एज का यूज करके कंपैरिजन किया गया होगा दो ऑब्जेक्ट का, तो वहाँ पे होता है सिमिली। तो एक एग्जाम्पल याद दिया है, लाइक द प्लम्स ऑफ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन। नेक्स्ट है इमेजरी, इमेजिन, इमेज, इमेज से इमेजिनरी ये वर्ड बना है, इमेजरी ये फिगर ऑफ स्पीच बनी। इमेज का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट का एक क्या कहेंगे अपन, फिगर जो बन जाती है। पोएम में अगर ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है जिसको एक स्पेसिफिक फिगर है, या फिर वो रीड करने के बाद वी कैन विजुअलाइज, कैन क्रिएट द पिक्चर इन फ्रंट ऑफ अस, वो हम क्रिएट कर सकते हैं पिक्चर, तो वहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच बनती है वो होती है इमेजरी। जैसे कि देखो, ब्लू एज विंग्स ऑफ हेल्शियन बर्ड। अब हेल्शियन बर्ड मतलब किंगफिशर बर्ड, तो एक इमेज हमारे सामने आ जाती है, इसीलिए वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो होती है इमेजरी। इमेजरी ये वर्ड इमेज से याद रखना है, इमेज का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने रहना, ठीक है। मेटाफर, दैट इज हर एक स्टैंजा में मेटाफर का एग्जाम्पल दिया गया है। Weavers weaving at break of day. Break of day is implicitly compared with the childhood. जो भी हमारा बर्थ होता है, चाइल्डहुड होता है, उसे ब्रेक ऑफ डे के साथ कंपेयर किया गया है, इसलिए वहाँ पर मेटाफर है। इसके भी और दो एग्जाम्पल यही पोएम में हमें मिलते हैं। अलिटरेशन, अलिटरेशन तो बहुत ही कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है, हर नुक्कड़ पे, हर गली में, हर लाइन में मिल जाती है, तो बहुत कॉमन है। बस हमें यहाँ पे एक प्रिकॉशन लेना होती है, दैट इज हमें यहाँ पर ओनली कॉन्सोनेंट साउंड ही होना एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड, कॉन्सोनेंट साउंड होना याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, वाई डू यू वेव अ गारमेंट सो गे, यहाँ पे डब्ल्यू एंड डब्ल्यू दो बार आ चुका है, कॉन्सोनेंट साउंड है, या फिर गारमेंट का जी एंड गे का जी दो बार आ चुका है, यानी कि एटलीस्ट कॉन्सोनेंट साउंड 2 टाइम्स आना चाहिए। 2 से ज़्यादा भी आया तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 बार आना चाहिए एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड। दिए गए लाइन में जितने भी वर्ड्स है वो वर्ड्स के स्टार्टिंग में आना चाहिए, बस इतना ही हमें देखना होता है। सेकेंड, उसके बाद में दिया है पोएटिक डिवाइस से रिलेटेड, द राइम स्कीम इन द फर्स्ट स्टैंजा ए बी बी, फाइंड द स्कीम इन सेकेंड एंड थर्ड स्टैंजा। व्हाट इजी क्वेश्चन, लेकिन याद रखना है ये सेम हमें एप्रिसिएशन में भी काम में आता है। तो फ्रेंड, जनरली क्या होता है कि जो स्कीम फर्स्ट स्टैंजा में होती है वही स्कीम सेकेंड, थर्ड, जितने भी स्टैंजा है वहाँ एप्लीकेबल होती है। एक दो जगह पे चेंज हो जाती है कभी कभी, लेकिन 90% वही स्कीम कैरी हो जाती है। फिर भी आपको ये आंसर जब लिखेंगे तो यही आंसर मिलेगा, ए बी बी। थर्ड का भी मिलेगा ए बी बी। अगर कंटिन्यू लिखना है पूरे स्टैंजा का, पूरे पोएम का, तो ए बी बी आएगा। सेकेंड अगर कंटिन्यू होता है तो सी सी डी डी आएगा, एंड थर्ड का आएगा ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ, अगर कंटिन्यू लिखते हैं। अगर सिर्फ एक एक स्टैंजा को हम लिखते हैं तो हमेशा ए से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है A5 से, द पोएट हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी स्टैंजा, एक्सप्लेन द इफेक्ट इट क्रिएट ऑन द रीडर, यानी कि हमारे ऊपर वो क्या फ़र्क पड़ता है। तो फ्रेंड्स देखिए, हर एक स्टैंजा की ओपनिंग क्वेश्चनिंग से हुई, यानी कि पोएटिस क्वेश्चन पूछती है तो व्यूअर्स उनका आंसर देते। क्वेश्चन पूछना, आंसर लेना, ये दोनों का आपस में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज चल रहा है, कॉन्वर्सेशन हो रहा है, दोनों के बीच में डायलॉग पास हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, एवरी स्टैंजा बिगिंस विद अ क्वेश्चन, दैट इज इट इज इन कॉन्वर्सेशनल स्टाइल। ये जो पोएम है इसके स्टाइल ही क्या है, कॉन्वर्सेशनल स्टाइल है। अभी कॉन्वर्सेशनल स्टाइल से क्या हो जाता है कि इट क्रिएट अ लाइव पिक्चर इन फ्रंट ऑफ अस। ऐसा हमें लगता है कि हमारे सामने ही वो बात कर रहे हैं। जैसे जनरली कॉन्वर्सेशन जो है ना, तो वो लाइव होता है, जैसे कि लाइव स्ट्रीम लगाते हैं आप,
जब लाइव में आते हैं तो डायरेक्टली हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है, दैट इज इट सिम्स दैट रीडर एंड व्यूअर्स एंड द पोएट इज दे आर हैविंग कॉन्वर्सेशन विथ ईच अदर। तो ये इफेक्ट बहुत अच्छा यहाँ पे होता है। उसके बाद में यहाँ पे जाए राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। फ्रेंड्स, एप्रिसिएशन का स्पेशल वीडियो बनाया है, वहाँ पे बहुत डिटेल से एंड इजी ट्रिक से हाउ टू मेमोराइज, कहाँ पे कौन सा पॉइंट क्या क्या याद रखना है, बहुत डिटेल में दिया है। बस आप वो वीडियो देख लो, यानी कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से लिखते आएगा एंड डेफिनेटली यू गेट 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स। नेक्स्ट दिया है कंपोज 4 लाइन्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोज। फ्रेंड्स, अभी तो 10th का एग्जाम आपने दिया है ये बार। अब जो 12th का एग्जाम है वहाँ पे बहुत से चेंजेस है, यानी कि 10th के एग्जाम के जैसा ही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन चेंजेस भी बहुत है। एक नया क्वेश्चन एप्रिसिएशन तो था ही 10th में, लेकिन उसके साथ में ऐड हो चुका है, दैट इज कंपोजिंग। यानी कि यहाँ क्या करना होता है, हमें कंपोज करना होता है। एक सेंटेंस दिया गया होगा या फिर फ्रेज दी गई होगी एंड उससे रिलेटेड हमें क्या करना है, 4 लाइन्स की एक पोएम बनानी होती है। 4 लाइन्स की जब हम पोएम्स बनाते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ करना होता है। जैसे कि हमें पोएटिक डिवाइस में पता है राइमिंग पेयर्स आते हैं, या फिर क्या कहेंगे हम, फिगर ऑफ स्पीच वहाँ पे हम बता सकते हैं। अगर पेयर्स नहीं आपको आते हैं, याद नहीं आ रहा है कि कौन से वर्ड को राइम कैसे करना है, तो यू कैन राइट द सेम इन फ्री वर्ड स्टाइल। तो आप फ्री वर्ड स्टाइल में भी लिख सकते हैं, जहाँ पर कोई भी पेयर नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर 100% फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हमें करना ही होगा। तो देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लॉथ के ऊपर एक 4 लाइन्स आपको लिखना है। देन राइट एन अपील। अभी ये जो क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, ये सारे राइटिंग स्किल से रिलेटेड है। तो जब राइटिंग स्किल का हम स्टार्ट करेंगे सेशन, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन भी हम वहाँ पे सॉल्व करके लेने वाले हैं। और ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस राइटिंग स्किल के बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में देखिए, हर एक टाइप का क्वेश्चंस का आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलो मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।